नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है युक्तियाश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं में उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। शुरू करते हैं 13 अक्टूबर के सवाल से। सवाल था, डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया? 4 विकल्प हैं, 50%, 100%, 20% या 85%। सही विकल्प है 100%। ये विदेशी देशों द्वारा जो कि दी जाने वाली अनुदान और प्रोत्साहन अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री को हानि पहुंचा रही थी, इसलिए इसने 100% टैरिफ लगाया। देखते हैं आज का सवाल, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 4 विकल्प हैं, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर। सही विकल्प है 14 अक्टूबर। ये हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और यह उन हजार विशेषज्ञों के सहयोगात्मक प्रयासों को भी श्रद्धांजलि देता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करते हैं। अगला सवाल है, संविधान में प्रस्तावित 130वीं संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य प्रावधान क्या है? देखते हैं। 4 विकल्प है, राष्ट्रपति को 90 दिनों के बाद सरकार भंग करने का अधिकार, ऐसे मंत्रियों को हटाया जाए जो 30 लगातार दिन जेल में बंद हो, या विधायिका की अवधि को 7 वर्ष करना, या न्यायपालिका की स्वतंत्रता बढ़ाना। तो सही विकल्प है ऐसे मंत्रियों को जो 30 दिन लगातार जेल में बंद हो। इसमें यदि कोई मंत्री 30 दिनों तक लगातार गिरफ्तारी में रहे और आरोप ऐसे हो जिनमें 5 साल या अधिक की सजा हो सकती है तो वह पद से हटा दिया जाए। ये था 130वीं संशोधन विधेयक। अगला सवाल है, भारत किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है? 4 विकल्प है, G20 सम्मेलन, UNCTC सम्मेलन या COP26 सम्मेलन या WTO। तो सही विकल्प है UNCTC सम्मेलन। ये संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में जो कि सैनिकों का योगदान देने वाले देशों UNTCC के प्रमुख सम्मेलन का भारत 14 से 16 अक्टूबर तक मेजबानी करेगा और इस सम्मेलन में जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, शांति अभियानों के लिए अवसर महासचिव जो कि USG DPO जीन पियरे लैक्रॉइक्स भाग लेंगे इसमें। यह महत्वपूर्ण 3 दिवसीय कार्यक्रम जो कि 32 देशों के सैन्य नेताओं को एक मंच पर लाता है जो संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों में अहम भूमिका निभाते हैं। और इस सम्मेलन के उद्देश्य की बात करें तो संचालन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा करना, सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक शांति अभियानों में सामूहिक समझ और समन्वय को प्रोत्साहित करना है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय खेल संचालन को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए 2025 में कौन सा नया कानून पारित किया गया? देखते हैं। 4 विकल्प है, ऐसे भारतीय शैक्षिक कोर्स अभिलेख, राष्ट्रीय शैक्षिक जमा, डिजिटल पाठ्य पुस्तक भंडार या ई उच्च शिक्षा अभिलेख। तो सही विकल्प है राष्ट्रीय शैक्षिक जमा। यह पहल जो कि शैक्षिक पुरस्कारों, प्रमाण पत्रों को डिजिटल रूप से दर्ज और सत्यापित करने का लक्ष्य रखती है। अगला सवाल है, सरकार ने कौन कौन से पदों पर निजी क्षेत्र के लोगों की तैनाती की अनुमति दी है? देखते हैं। 4 विकल्प है, केवल बैंक मैनेजर पद को, SBI में MD और PSU बैंकों में ED पद, केवल शाखा प्रबंधक पद या केवल ग्राहक सेवा अधिकारी। तो सही विकल्प है SBI में MD और PSU बैंकों में ED पद। ये सरकार का उद्देश्य है इसमें कि बैंकिंग प्रबंधन में प्रतिभा और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाए और इस फैसले से जो कि निजी क्षेत्र के अनुभवी प्रोफेशनल को भी मौका मिलेगा, वहीं जिससे बैंकों की कार्यकुशलता और सुधार को बढ़ावा मिलेगा। इस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पेशेवर नेतृत्व को बढ़ावा देना है इसके उद्देश्य, और क्रॉस सेक्टर जो कि प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, और यही PSBS में गवर्नेंस, नवाचार और प्रदर्शन में सुधार करना। अगला सवाल है, RBI ने हाल ही में टोकन युक्त वित्त के लिए कौन सा नया सिस्टम लॉन्च किया है? 4 विकल्प हैं, डिजिटल रुपया वॉलेट, एकीकृत बाजार इंटरफेस,
क्रिप्टो एक्सचेंज या स्मार्ट कार्ड प्रणाली। तो सही विकल्प है एकीकृत बाजार इंटरफेस। यह आरबीआई ने यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस जो कि लॉन्च किया ताकि टोकन युक्त वित्तीय पदों जैसे डिजिटल बॉन्ड, शेयर आदि का लेन देन आसान और सुरक्षित बनाया जा सके। इसका मकसद है कि निवेशक, फिनटेक कंपनियां और वित्तीय संस्थान एक ही मंच पर आपस में डिजिटल टोकन के जरिए लेन देन कर सके। यह फिनटेक और डिजिटल फाइनेंस के क्षेत्र में एक बड़ा कदम भी है। अगला सवाल है, किस देश के साथ भारत ने द्विपक्षीय रोड मैप को फिर से तय किया है? 4 विकल्प हैं, कनाडा, जापान, अमेरिका या पलाव। तो सही विकल्प है कनाडा। भारत ने हाल ही में कनाडा के साथ अपने द्विपक्षीय रोड मैप को फिर से तय किया और जिसमें व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और तकनीक जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई। इसके अलावा भारत ने सिंगापुर और जापान के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए अलग अलग रोड मैप तैयार किए। देखते हैं कनाडा में, जो कि दोनों देशों ने मिलकर एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया ताकि द्विपक्षीय संबंधों को ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके और जिसमें व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। वहीं सिंगापुर की बात करें तो भारत और सिंगापुर ने अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए एक रोड मैप सहमति जताई थी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल, ग्रीन शिपिंग और कौशल विकास और स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। इसमें जापान में देखें तो भारत ने जापान के साथ भी अपने सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक रोड मैप तैयार किया, जिसका लक्ष्य अगले एक देश के लिए संबंधों को मजबूत करना है। अगला सवाल है, बीएलएस इंटरनेशनल को एमईए जो कि विदेश मंत्रालय ने कितने वर्षों के लिए टेंडर से प्रतिबंधित किया है? 4 विकल्प हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। सही विकल्प है 2 वर्ष। मंत्रालय को कंपनी के कामकाज को लेकर कुछ शिकायतें और विवाद मिले थे, इसलिए सरकार ने भरोसा घटने के कारण यह कदम उठाया। हालांकि पहले से चल रहे कॉन्ट्रैक्ट्स पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन कंपनी ने कहा कि इससे उनके वर्तमान काम पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किसने लॉन्च की? 4 विकल्प है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह या इंद्र कुमार। तो सही विकल्प है नरेंद्र मोदी ने। इन्होंने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लॉन्च किया। ये भारत की कृषि आधारशिला को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसे 12 अक्टूबर 2025 को 2 प्रमुख योजनाओं, जिसमें से पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, जो कि दालों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। इसके साथ ही जो कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में 42,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई और इन पहलों का उद्देश्य है ऐसे फसल उत्पादकता बढ़ाना, दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और देश के 100 पिछड़े कृषि जिलों का उन्नत बनाना। अगला सवाल है, माई बिजनेस क्यूआर किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? 4 विकल्प है, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। सही विकल्प है एचडीएफसी बैंक। ये एचडीएफसी बैंक ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, जो कि जिसे शॉर्ट में बोलते हैं जीएफएफ, 2025 में माई बिजनेस क्यूआर पेश किया, जो छोटे व्यवसायों के लिए पहला किस्म का कॉमर्स आइडेंटिटी क्यूआर है। इस नवाचार का उद्देश्य जो कि खुदरा व्यापारियों को ऑफलाइन से ऑनलाइन कारोबार में आसान रूप से बदलाव करने में मदद करना और उनकी डिजिटल उपस्थिति जो कि ग्राहक जुड़ाव और पेमेंट क्षमताओं को बढ़ाना था। शुरू करते देखते हैं आज का सवाल जो आप लोगों के लिए, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक किस देश ने लॉन्च किया? 4 विकल्प है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस या थाईलैंड। सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।